हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुसलमान क्या तुम्हारे लिए खिलौना हो गया है कि हर 5 साल के बाद तुम आएंगे, उनको लॉलीपॉप देंगे, फिर खस्में करेंगे, वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे करके फिर 5 साल के बाद वही मुद्दे दोहराए जाते हैं। मैं क्या हम क्या ताजमहल मांग रहे हैं यहाँ पे? हम आपसे कोई 5 स्टार होटल मांग रहे हैं? नहीं, हम तो बेसिक चीजें मांग रहे हैं। अगर तुम पानी नहीं दे सक रहे हैं, अच्छी सड़कें नहीं दे सक रहे हैं, कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, तो किस हक से तुम आके है तो बार बार है तो वोट मांग रहे हैं करके? लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो ऐसे हालात के अंदर भी, जब तुम्हारा एक भाई जेल के अंदर गया हुआ है, किसी का जेब काट के नहीं गया है, किसी की जमीन हड़प करके नहीं गया है, किसी का पैसा डुबा के नहीं गया है, वो सरकार के खिलाफ जमहूरियत तर्ज के ऊपर है तो अपना आंदोलन कर रहे थे। वहां पे आप उठा के लेके चले जाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे। अब तो हम सरकार को ये कह रहे हैं और भी लोग अंदर जाएंगे तो बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह एमएलए बन के निकलेंगे। 2014 से सारी गंदगी उन्होंने देश में अगर कुछ फैलाई है तो यही फैलाई है कि तुम हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, वो क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये पारसी है करके यही धंधा करे हैं उन्होंने। अमानत भाई को मैं कहता हूं कि चलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर है तो आप दिल्ली की सड़क के ऊपर एक वक्त के खिलाफ आंदोलन, जो बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ कर सकेंगे आप। सीए एनआरसी के अंदर है तो आप कर सकेंगे। तो ये जो राजनीति है ना उसमें कि दिखाने के लिए अलग, करने के लिए कुछ अलग, तुम्हारे जैसा कर मैं रोए जैसा करूंगा, ये जो कब तक चलते रहेगा? हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना, शिद्दत से मेहनत करना उसमें, और जीत और हार का फैसला जो है वो अपने रब के ऊपर छोड़ देना उसमें। आदाब में जर्नलिस्ट बजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। ओखला विधानसभा जुड़े हुए हैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जो यहाँ के जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं, शिफाउर रहमान साहब, उनके लिए कैंपेनिंग के में मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर वो दौरा भी कर रहे हैं। तो आइए आज यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और इसी सवाल के साथ शुरू करूँगा। सर, महाराष्ट्र इलेक्शंस को गुजरे हुए काफ़ी समय हुआ नहीं है अब तक, मेरे ख्याल से 3 महीने के आसपास का वक्फा कुछ गुजरा है। तो उस चुनाव में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आपको फ़र्क दिखता है, और मजलिस के मंसूबों को लेकर हम लोगों को क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर मजलिस को हराने के लिए पूरी ताकतें जुट गई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, ये पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए थे कि मजलिस को हराना है करके। यहाँ पे पूरी आवाम जुट गई है मजलिस को जिताना है करके। उसमें दूसरे सियासी पार्टियां जो है अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आवाम की अहमियत क्या होती है करके। और जब हमने ये कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे तो हमें मालूम था कि लोगों के अंदर एक हमदर्दी है, लोगों को हकीकत मालूम है कि ये दोनों उम्मीदवार जो है पिछले 5 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। उनके ऊपर सिर्फ आरोप लगा है, वो सिद्ध नहीं हुआ है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है करके। ऐसे हालात के अंदर एक शख्स अपनी कौम के लिए जेल में जाता है, 5 साल वहीं पे सलाखों के पीछे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है और पूरी आवाम जो है पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। मैं समझ रहा हूँ अब ये इलेक्शन जो है, चाहे वो ओखला का हो या मुस्तफ़ाबाद का हो, अब ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी मजलिस नहीं लड़ा रही है, ये यहाँ की आवाम ये इलेक्शन लड़ा रही है इसमें। सर, क्या वजह है कि मजलिस ने तो अपना मोटो यहाँ पर वाज़ा कर दिया है बिल्कुल आवाम के सामने। 12 यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ये कहते हुए नज़र आए हैं कि वो उस तबके के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो बेकसूर नौजवान जो जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, और उनका जुर्म महज इतना ही था कि उन्होंने हुकूमत से अपने हुकूक का मुतालबा किया था और उनके हक़ तलफ़ी होने की वजह से आवाज़ बुलंद की थी। तो सर, एक आम शहरी की जब बुनियादी हुकूक की पामाली होती है और ऐसे में आपने जो नारा दिया है कि जेल का जवाब वोट से, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो असर है वो ज़मीनी सतह पर कितना होगा, और कितना सपोर्ट अब तक आपको लग रहा है कि लोगों की तरफ से जो भी फीडबैक आपको मिला हो कि कितना इसकी तरफ रुझान है? क्योंकि एक जो आम शहरी है सर, उसके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो जब रोज़ कमाएगा तो उसके बच्चों का स्कूल चलेगा, तो उसके घर पे खाना चूल्हा जलेगा। अब ये जो चीज़ें होंगी कि जेल का जवाब वोट से, तो जब एक आम शहरी जिसको इनसिक्योरिटी है कि देखो भाई वो गया है क्योंकि उसने आवाज़ उठाई थी,
तो आपको लगता है कि ये मोटो काम करेगा अवाम में? देखिए मतलब हम ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। ये सिर्फ है तो ये नहीं है कि जेल का जवाब जो है वो वोट से हम दे रहे हैं। ठीक है, जो बेकसूर लोगों को जेलों में ठूस ठूस के बंद किया जा रहा है, सालों साल उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये एक मुद्दा तो है ही। लेकिन साथ ही साथ मैं बार बार है तो हम ये बात कहते हैं कि क्या वजह है कि हर बड़े शहर के अंदर दो शहर बस रहे हैं। जी। एक वो शहर जहाँ पर उनको हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, उसमें वहाँ पे आपको सड़क चकाचक नज़र आती है, वहाँ पे कचरा कहीं नज़र नहीं आता है, वहाँ पर बिजली है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स है, वहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और दूसरी तरफ ये दूसरा ऐसा कौन सा शहर है कि जहाँ पर हम 75-76 साल हो गए हैं, वहाँ पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुद्दे क्या है हमारे कि साहब हमको पानी ही नहीं मिलता है, पानी हमको खरीद के पीना पड़ता है उसमें, हमको अच्छी सड़क नहीं मिल रही है, इतनी इतनी तंग गलियां हैं जी। वो सड़क नहीं बना सके आप। कहीं हम आपको 200 फीट की सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, तंग गलियां हैं साहब। ओखला की गलियों में जाइए आप तो वो सड़कें पूरी चकाचक बनाने के लिए मेरे हिसाब से चंद करोड़ रुपए लगेंगे। तो 76 सालों में मुसलमान है तो सिर्फ यही मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा कि मेरे को सड़क अच्छी बना के दे दो, मेरे घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, कचरे के ढिगार लगे हुए हैं, वो कचरा उठाने के लिए। किस बारे में आप ये स्वच्छ भारत और ये वो नौटंकी करते रहते हैं उसमें? हम तो मोदी जी से अपील करेंगे, केजरीवाल जी से अपील करेंगे कि एक मर्तबा ये गाड़ियों का ताफा आफा छोड़ के एक आम नागरिक की हैसियत से कभी ओखला की सड़कों के अंदर जाके पैदल जाके है तो आप दिखाइएगा उसमें कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है कि मुसलमान क्या तुम्हारे लिए खिलौना हो गया है कि हर 5 साल के बाद तुम आएंगे, उनको लॉलीपॉप देंगे, फिर खस्में करेंगे, वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे करके, फिर 5 साल के बाद वही मुद्दे दोहराए जाते हैं। मैं क्या हम क्या ताजमहल मांग रहे हैं यहाँ पे? हम आपसे कोई 5 स्टार होटल मांग रहे हैं? नहीं, हम तो बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं। अगर तुम पानी नहीं दे सक रहे हैं, अच्छी सड़कें नहीं दे सक रहे हैं, कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, तो किस हक से तुम आके है तो बार बार है तो वोट मांग रहे हैं करके? तो सर बुनियादी सहूलियात तो हर जगह ही एक नहीं है, होता है, नहीं है, नहीं है। आप जाइए दूसरे अच्छे इलाकों के अंदर, उन इलाकों के अंदर है तो वहाँ पे अच्छी सड़कें आपको मिलेगी, वहाँ पे कचरा नहीं आपको दिखेगा उसके अंदर। सिर्फ ये हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों के अंदर क्यों? इसलिए कि हमारे पास बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इनको मालूम है कि मुसलमानों को बड़ी आसानी के साथ बांट दिया जाता है करके। लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो ऐसे हालात के अंदर भी, जब तुम्हारा एक भाई जेल के अंदर गया हुआ है, किसी का जेब काट के नहीं गया है, किसी की जमीन हड़प करके नहीं गया है, किसी का पैसा डुबा के नहीं गया है, वो सरकार के खिलाफ जमहूरियत तर्ज के ऊपर है तो अपना आंदोलन कर रहे थे उसमें, वहां पे आप उठा के लेके चले जाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे। अब तो हम सरकार को ये कह रहे हैं और भी लोग अंदर जाएंगे तो बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह एमएलए बन के निकलेंगे। जी सर, पोलराइजेशन का बहुत ज्यादा चर्चा है एक तो आवाम में, ओखला विधानसभा सीट में। ओखला में नहीं है साहब, जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन ही पोलराइजेशन है। 2014 के बाद से 2014 से सारी गंदगी उन्होंने देश में अगर कुछ फैलाई है तो यही फैलाई है कि तुम हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, वो क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये पारसी है करके यही धंधा करे है उन्होंने। जी सर, ये जब फ़र्क की बात आ जाती है, यहाँ के जो माजी में जो एमएलए रहे हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने बारह हमेशा ये चीज़ वो कहते नज़र आए हैं कि एक मुस्लिम नुमाइंदे के ख़िलाफ़ में एक मुस्लिम नुमाइंदे को क्यों खड़ा किया जा रहा है। तो पोलराइजेशन का एक चर्चा है सर जो बहुत ज़ोरों से उरूज पर है आवाम में। देखिए मैं अमानत साहब को यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो वो लड़ाई जो है वो अमानत ने लड़ लेने का, लेकिन उनके पार्टी का लीडर है तो खामोश बैठेगा उसमें, वो कुछ नहीं बोलेगा उसमें। बोलिए, वक्फ के ऊपर है तो एक आंदोलन छेड़िएगा, बोलिए। अमानत भाई को मैं कहता हूँ कि चलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर है तो आप दिल्ली की सड़क के ऊपर एक वक्फ के खिलाफ आंदोलन जो बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ कर सकेंगे आप? सीए एनआरसी के अंदर है तो आप कर सकेंगे उसके? भाई मेरा यही तो हमारा गुस्सा इसी बात को लेकर है कि एक आध मुसलमान को चुनकर लेके आ जाते हैं, उनके ऊपर आफत आई तो बेटा तू लड़ ले, हाँ हम खामोश बैठेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे करके उसमें। तो ये जो राजनीति है ना उसमें कि दिखाने के लिए अलग, करने के लिए कुछ अलग, तुम्हारे जैसा कर मैं रोए जैसा करूंगा, ये जो कब तक चलते रहेगा साहब?
सर दिल्ली में एक जो इलेक्शन की प्रथा अभी जारी है, पिछले कुछ इलेक्शन से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली राज्य में वो हुकूमत उनके हाथ में आई है, तब से लोगों का कहना है कि एक फ्री बीस का माहौल यहाँ पर चला हुआ है कि मुफ्त की चीज़ें बांटो। देखिए, दिल्ली में ही नहीं, अब ये इसकी शुरुआत है तो मध्य प्रदेश के अंदर की गई कि हम तुम्हारी लाडली बहनों को है तो हम इतना पैसा देंगे करके। हाँ। फिर महाराष्ट्र का जब इलेक्शन आया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लाडली बहनों को 1,500 रुपये हर महीना मुफ्त के अंदर देंगे करके। हमने उस वक्त सवाल उठाया कि 76 साल हो गई, बहनें क्या अभी पैदा हुई है तुम्हारी कि हमको अचानक ख्याल आया कि हमको 1,500 रुपये उन्हें देना है करके। तो उन्होंने पूरा इलेक्शन इसी मुद्दे के ऊपर चलाया कि हम मुफ्त के अंदर देंगे, मुफ्त के अंदर देंगे करके। एक तरफ से दिए और दूसरी तरफ से एसटी बस के अंदर बैठने वाली वही उनकी लाडली बहनें है जो गरीब है, जिनके पास कोई कार नहीं है, तो उसका किराया बढ़ा दिए है। पूरे जितने भी फल फूल अनाज है उसकी कीमतें बढ़ा दिए है, टैक्सेस बढ़ा दिए है। यानी कि एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से खींच के ले लेने का करके। तो ये इनके पास कोई मशीन तो ऐसी है नहीं है उसमें कि मुफ्त के अंदर बांटे जाएंगे करके। ये मेरा भी टैक्स का पैसा है, मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर ये दूल्हा दूल्हा बनते घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ पे बात करें कि जब आज तक कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, मगर जब राज्य सतह पर जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जब उन लोगों को इस चीज़ की आशंका होती है कि हाँ वो सत्ता की सीट पे बैठ सकते हैं या साहिब मसनद बन सकते हैं, तो वो कुछ चीज़ें बता देते हैं कि देखो हम ये वादे कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये चीज़ कर सकते हैं। तो सर, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दिल्ली की जो पूरी बागडोर है वो आपके हाथ में आ जाए सर, तो ये जो फ्री बीस का आप बता रहे हैं, इसके अलावा हट के मजलिस के पास क्या मोटो होता है? 70 सीटों के अंदर हम कोई 50 सीटें नहीं लड़ रहे हैं कि जहां पर हम हमारे हुकूमत की बात कर रहे हैं। हाँ, हम हमारे से महज 2 सीटों की बात कर रहे हैं, जो हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करने के लिए, ऐसे 2 लोग भी अगर चले गए तो वो काफ़ी है करके। तो हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये इलेक्शन जो है, ये कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्यों यहाँ के आम आदमी पार्टी के एमएलए हो या कांग्रेस के काउंसिलर्स हो, इनको पकड़कर पूछा नहीं जाता है कि कम से कम तुम गलियों के अंदर का कचरा साफ उठाने के लिए क्या दिक्कत है तुम्हें करके। आप दिल्ली के गलियों में जब जाते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब लाइट के जो ये वायर्स है घरों के अंदर घुसे हुए हैं, जबकि करोड़ों रुपये का बड़े बड़े भाषण देते हैं ये लोकसभा के अंदर, असेंबली के अंदर कि हम डेवलपमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये काम है आपका उसमें? तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं। और देखिए, असद साहब के काम करने का एक तरीका अलग है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपके 2 एमएलए चुन के आ गए हैं और वो अपने हिसाब से करेंगे। वो पूरी तरीके से वॉच रखते हैं कि हम लोगों को जो वादा करेंगे वो वादा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। उसमें हम भी आएंगे, हम भी देखेंगे कि हमारा नुमाइंदा चुन के आया है, तो जो गलियों में हम आज खड्डों से गुजरते हैं, जहाँ पर कचरा रहता है, वहां पर फर्क दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है करके। उसमें हम पूरी तरीके से जीतने के बाद पार्टी की तरफ से ये नजर रखी जाती है। उसमें सबको अपना हिसाब देना पड़ता है, तो दोनों कैंडिडेट्स को ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, ये हिसाब ओवैसी साहब खुद लेते हैं? ओवैसी साहब खुद लेते हैं। मेरे पास औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 26 कॉर्पोरेटर्स चुन के आए थे। उनकी बाज़ाब्ता मीटिंग ली जाती थी, उनके तस्वीरें उनको देना पड़ता था कि हमने ये सब ये काम किए हैं, ये नहीं किए हैं। और जो नहीं करता था वो खामोशी में दुपक के कोने में बैठा हुआ रहता था उसमें। अच्छा, इसमें रैंक होल्डर्स भी होते होंगे जिसने सबसे अच्छा काम किया तो उसे इनाम भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसके अंदर ये काम करते हैं। तो सर, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा सर। अभी विधानसभा जो इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में, इसमें सिर्फ 2 सीटों का फैसला एमआईएम ने क्यों लिया, जबकि कई लोगों का कहना था कि यार वो फलाना सीट भी थी, वहाँ भी तो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ। देखिए थे, मतलब मेरे को खुद ये इस बात का बड़ा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा कि पार्टी के भी लोग थे जो ख्वाहिशमंद थे कि हमें भी इलेक्शन लड़ने का है करके उसमें। लेकिन हमें ये बात का पता था कि ये 2 सीटें जो है, इसके ऊपर हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, जो मजलिस से मोहब्बत करते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि ओखला की और मुस्तफ़ाबाद की आवाम ऐसे उम्मीदवारों के ताल्लुक से क्या फ़ैसला करती है। अरे सियासत के अंदर कोई हारेगा कोई जीतेगा करके, लेकिन कल वो वक्त नहीं आना चाहिए कि जब कौम को तुम्हारी ज़रूरत रही तो कोई शिफा और रहमान तुमको सड़क के ऊपर नज़र नहीं आएगा,
कोई ताहिर हुसैन तुमको सड़क के ऊपर नजर नहीं आएंगे। सब ये सोचेंगे कि भैया इतना लड़ने के बाद अगर जेल ही जाना है और आवाम तुम्हारे साथ बाद में खड़े नहीं रहने वाली है तो कौन आपकी लड़ाई लड़ने वाला है। कुल मिलाकर के इम्तिहान की घड़ी है। बिल्कुल इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला की आवाम जो है और ख़ास तौर से नौजवान जो है वो साहब हर चीज़ अब जानता है। सोशल मीडिया के ऊपर वो हर चीज़ देख रहा है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है करके। कल के दिन यही आम आदमी पार्टी अगर हमारे उम्मीदवारों के साथ खड़े रहती, कल कांग्रेस इनके साथ खड़े रहती तो शायद हमको मौका नहीं मिलता था। वो लोग खुद कहते थे हमें कि नहीं साहब ये पार्टी हमारे पीछे खड़ी हुई है, हमारे को पूरी ताकत दे रही है, हमारी लड़ाई के अंदर वो बराबर की शरीक है करके। जब उनको छोड़ दिया गया है तो हम उनको ये बात कह रहे हैं कि तुम अगर परेशान है तो तुम्हारी परेशानी के अंदर हम तुम्हारा साथ देंगे करके, और ये साथ देने के लिए आए हैं। अब बाकी अल्लाह। अब तक कैंपेनिंग के दौरान फीडबैक कैसा मिला है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद जाइए और खुद पूछिएगा लोगों से, आपको खुद समझ में आएगा उसमें। और आपको ये चीज़ भी समझ में आएंगी, बहुत सारे लोग जो है ना अलग अलग गले में मफलर डाले हुए हैं, अलग अलग टोपियाँ पहने हुए हैं, झंडे किसी के पकड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से वो भी ऐसा आंख मार के इशारा करते हैं कि भाई पता ही चलने वाली है करके उसमें। आखिरी सवाल सर, दिल्ली में सांस लेने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हाँ, दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है ये देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हाँ। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ओखला की आवाम जो है वो 8 तारीख के दिन बड़ा खुलकर सांस लेने वाली है। और ये जो जश्न 8 तारीख के दिन मनाया जाएगा वो सिर्फ ये 2 इलाकों के अंदर नहीं मनाया जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर पटाखे फोड़े जाएंगे, रंग खेला जाएगा और आसमान के अंदर सिर्फ आपको पतंग नजर आएगा इंशाअल्लाह। कई मलाल होता है सर कि महाराष्ट्र में काश मैं असेंबली में जाता। देखिए मेहनत तो हमने किए थे और मैं हमेशा ये बात अपनी तकरीरों में भी कहता हूँ कि हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना, शिद्दत से मेहनत करना उसमें, और जीत और हार का फैसला जो है वो अपने रब के ऊपर छोड़ देना उसमें। अल्लाह की मसलहत होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अल्लाह बेहतर चाहता होगा उसमें, इस वजह से। वरना इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री आके बैठ जाता है, इतने बड़े बड़े थैले भर के नोटा लेके आ जाता है उसके अंदर। 2-2 पार्टियां शिवसेना वाले पूरे के पूरे आके मेरे पास बैठ जाते हैं कि इसको गिराना है। क्यों गिराना है? कि उसको मालूम था उनको सबको कि ये अकेला भी अंदर घुस गया ना तो हमारी नाक में दम कर डालेगा करके उसमें, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई इसको अपन ने एक मरतबा गिरा दिए तो ये खामोश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा करके। लेकिन उनको गाना पता ही नहीं है, मैं जो गाना गाते रहता हूँ कि बाप तो बाप ही रहेगा करके। तो चलिए, तो ये थे इम्तियाज़ जलील साहब जो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अभी आपने जितनी भी चीज़ें थी वो सुनी। अब आपकी क्या तासुरात है, क्या ख्यालत है, ख़ास तौर से जो हमारे दर्शक हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला विधानसभा सीट से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।